हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस। कैसे हैं सारे बच्चे? तो बेटा अब 3 टॉपिक बचे हैं। ये टॉपिक जो टाइम लेगा वो लेगा। बाकी के दोनों टॉपिक तो बहुत छोटे छोटे से हैं। तो हमारे पास अभी 12:15 हो रहा है, ठीक है। 1 बजे तक, ये 1:30 बजे तक अपना टारगेट है कि इसको खत्म कर दे, तो 3.5 घंटे हो जाएंगे, जिसमें 10 मिनट का ब्रेक है। चलो, आइए। अगला टॉपिक है गैसों का परिवहन। तो हमें ये पता है कि हमारे शरीर में 2 गैसों का परिवहन होता है। इसको हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसों का जो परिवहन होता है बेटा, कौन कौन सी गैसों का परिवहन होता है हमारे शरीर में? एक तो हो गया आपका ऑक्सीजन का, और दूसरा हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इस फ्लो चार्ट से ही आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर स्टार बना दूं, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन 2 रूपों में होता है। पहला होता है बेटा हीमोग्लोबिन से जुड़ करके, ठीक है। हीमोग्लोबिन से जुड़कर, और हीमोग्लोबिन से जुड़कर बेटा ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 97% ऑक्सीजन इसी स्वरूप में बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, परिवहित होती है। वहीं मात्र 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में, प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में परिवहित होती है। और इसको बेटा हम, ये कितनी है? मात्र 3%। अब आ जाइए जरा कार्बन डाइऑक्साइड पे, इंपॉर्टेंट है। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाई कार्बोनेट आयन के रूप में। कितना? लगभग 70%। हीमोग्लोबिन से जुड़कर, हीमोग्लोबिन से जुड़कर लगभग एनसीईआरटी लिखती है 20 से 25%, हम लिखते हैं 23%, बट आज हम एनसीईआरटी की बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, और ये है 20 से 25%। एनसीईआरटी यही बोलती है, ठीक है ना। हम अब तक 23% लिखते थे, वो भी गलत नहीं है, सही है। और प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में अगर हम बात करें, घुलनशील अवस्था में, तो ये है लगभग। अब इस टेबल से बेटा आपका नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं ऑक्सीजन के परिवहन की, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का परिवहन हमने क्या बोला? 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ के जा रही है, 97%। तो ये जो 97% हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है, वो कैसे जुड़ रही है? केवल हम एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे। वो जो हमने ईयर लॉन्ग कोर्स में देखा है कि आपका 100 ml ब्लड होता है, उसमें 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन से जुड़ता है, उस हिसाब से लगभग 14 से 16 ग्राम, लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आपका लगभग 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन वो डिलीवर, ठीक है। अभी हम इतनी बात नहीं करेंगे, आएगा ही नहीं नीट में। नीट में जो आएगा हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के परिवहन में हम ये बात करेंगे कि आरबीसीज जो हैं आपके, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं, ये लाल क्यों होती हैं? हाँ, लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं बेटा आपकी,
आरबीसीज एक लौह युक्त वर्णक, लौह युक्त मतलब कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ना, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट के कारण वर्णक जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, इसी को बेटा हम शॉर्ट में लिखते हैं HB। क्या लिखते हैं? HB। ठीक है। आरबीसीज जो होते हैं बेटा, ये एक लौह युक्त वर्णक जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग के होते हैं। ठीक है, आरबीसीज लाल रंग की होती है। अब ये लाल क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन। ठीक है, तो ये जो आपका लौह युक्त वर्णक है जिसको हमने हीमोग्लोबिन बोला, इस हीमोग्लोबिन में जो ये आयरन है, ठीक है, तो आयरन, एक हीमोग्लोबिन का जो आयरन है Fe, ये 4 ऑक्सीजन अणुओं के साथ जुड़ सकता है अधिकतम, इससे ज्यादा से तो नहीं जुड़ सकता, 4 के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, और ये दोनों ही आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? ये दोनों आपस में जुड़ के बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना डिपेंड किस पे करता है, तो यहां पर हम स्टार बना करके लिखेंगे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना प्राइमरीली, यानी कि प्राथमिक रूप से ऑक्सीजन के आंशिक दाब यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कारक हैं जो इस बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अन्य कारक जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने को प्रभावित करते हैं कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ताप। एनसीईआरटी केवल यही 3 लिखती है, हम भी केवल यही 3 अब पढ़ेंगे। क्लास में मैंने आपको बताया 2, 3 बीपीजी, 2, 3 डीपीजी भी जिसको हम बोलते हैं, बिसफॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट। हमने क्लास में पढ़ा है कि जो भ्रूणीय आरबीसी होता है वो किस तरीके से प्रभावित करता है। फिलहाल हम इसको बात नहीं करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब पीएच। ठीक है ना, वेरी गुड, पढ़े हो तुम लोग, पढ़ के आए हो, मुझे पता है, दिख रहा है। ठीक है ना, हाँ। तो ये कई कारक हैं, लेकिन मुख्य रूप से बेटा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम है ज्यादा है, ये भी अफेक्ट करेगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम है ज्यादा है, ये भी अफेक्ट करेगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब पीएच, ठीक है, और तापक्रम। ठीक है, पीएच लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन सांद्रता और पीएच दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्लियर। ठीक है, अब इसी चीज को समझाने के लिए एक ऑक्सीजन वियोजन वक्र आता है। ऑक्सीजन वियोजन वक्र क्या बताता है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन वियोजन वक्र बताता है क्या? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने वाले कारक। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करने वाले कौन से कारक होते हैं?
ठीक है, अलग करने वाले कारक कौन कौन से हैं और वो किस तरीके से प्रभावित करेंगे। अगर हम नॉर्मल ऑक्सीजन वियोजन वक्र बनाते हैं तो उससे हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे ये क्या है, ये ऑक्सीजन की आंशिक दाब है, ये क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस क्या बताता है, ये बताता है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ठीक है। और जो आपका दूसरा एक्सिस है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है बेटा ऑक्सीजन का आंशिक दाब। और ये क्या बताता है कि ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त होने का प्रतिशत, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता जाता है, ठीक है। और ऐसा देखने को मिला है कि लगभग लगभग 25 mmHg जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है, ठीक है, जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब लगभग 25 mm of Hg होता है, कितना 25, उस समय पर लगभग 40% हीमोग्लोबिन जो है वो, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, ऐसा देखने को मिला है कि लगभग 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, मतलब 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है 25 mmHg जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है तब, ठीक है। दूसरा देखने को मिला है कि लगभग 75%, कितना, लगभग 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ जाता है जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 40, ठीक है। लगभग 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है, कितना है भाई साहब, 25 है, ठीक है, सॉरी 40 है, ठीक है, 40 पर 75%, 25 पर लगभग 50%, और लगभग 100%, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हमेशा बच ही जाता है, लगभग 100% सेचुरेशन इसका कहाँ हो रहा है, जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना है बेटा, 95 mm of Hg, कितना है, 95 mm of Hg, ठीक है। इस ग्राफ से हमें ये पता लगता है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीजन वियोजन वक्र जो कि एक सिग्मोइड शेप का ग्राफ है, कैसा है ये, सिग्मोइड शेप का, एस आकार का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिग्माब आकार का बेटा आपका ये वक्र है या कर्व है, ठीक है। ये कर्व से हमें ये पता लगता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता जाता है, और यही तो हमने पढ़ा है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना प्राइमरीली किस पर डिपेंड करता है, प्राथमिक रूप से किस पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ रहा है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ता जा रहा है, और हमने ये देखा कि लगभग 25 mm of Hg जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब था तब लगभग 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, जब 40 mm of Hg ऑक्सीजन का आंशिक दाब था तब लगभग 75% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ चुका है, और 100% हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो गया ऑक्सीजन के साथ जब लगभग 95 mm of Hg ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, राइट, यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुड़ने से, तो एक होता है बेटा दाईं ओर विस्थापन, दाईं ओर विस्थापन को हम बोलते हैं राइट शिफ्ट, ये कर्व समझ लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब होता है बेटा कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होना, और इसी को हम बोलेंगे वियोजन, और इसी वियोजन वक्र को यहां दर्शाया गया है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से अलग होना। अच्छा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ी क्यों थी, क्योंकि ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ रहा था, लेकिन अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाए,
तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा, हाँ या नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ जाए तो ये भी धक्का देगा ऑक्सीजन को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता भी बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रता अगर बढ़ेगी मतलब जो पीएच है, मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि रक्त आपका कैसा हो जाएगा, रक्त अम्लीय हो जाएगा। रक्त का अम्लीय होना यानी कि पीएच का गिरना, पीएच का कम होना। तो पीएच कम होगा तो भी अलग हो जाएगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, ठीक है। और ताप का बढ़ना, ताप अगर बढ़ेगा तो भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड टूटेगा। समझ में आया कि नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। दाईं ओर विस्थापन क्यों होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो दाईं ओर विस्थापन का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होना यानी कि वियोजन होना, और उसी वियोजन वक्र को यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है। तो दाईं ओर अगर विस्थापन होगा तो ये वियोजन वक्र आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये हो गया आपका दाईं ओर विस्थापन। अब एक और चीज यहाँ पे समझ लो कि ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे हैं बेटा, ये कैसी प्रक्रिया है, ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब ये उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ेगा तो ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, और जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा तो ये हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा। मैम कम होगा, क्या कम होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो रक्त अम्लीय होगा यानी कि पीएच डाउन होगा, और ताप अगर बढ़ेगा तो भी दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा। कुछ भी गलत नहीं है इसमें, सब सही है। बीपीजी की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, नहीं करनी, हमें बात ही नहीं करनी, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, क्यों करें हम बात, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका राइट शिफ्ट, ठीक है। अब दूसरा बेटा यहाँ पर एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या होगा। अगर ये कर्व बाईं ओर विस्थापित होता है, ठीक है, कहाँ विस्थापित होता है, बाईं ओर विस्थापन अगर होता है, ठीक है, तो बाईं ओर विस्थापन जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। बाईं ओर विस्थापन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का लेफ्ट शिफ्ट होना, और लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का या हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना यानी कि संयोजन, ठीक है। और किन किन अवस्थाओं में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ेगा अब हम देख चुके हैं, बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, ठीक है, सीधी बात है। अगर ऑक्सीजन का आंशिक दाब बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन से जल्दी जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब घटेगा तो ये ऑक्सीजन से जल्दी जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब घटेगा मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है बेटा वो भी कम होगी। हाइड्रोजन आयन सांद्रता कम होगी मतलब रक्त कैसा हो जाएगा, रक्त क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय मतलब कि रक्त जो है वो पीएच उसका जो है वो इंक्रीज होगा, और पीएच इंक्रीज होगा तो भी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुड़ेगा। और आखिरी बेटा अगर टेम्परेचर बॉडी का डाउन होगा उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जो बॉन्ड है वो जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, यस। मैम P50 वॉज 26, 25 हम इन जनरल लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। एक बार थम्स अप कर दो यहाँ तक सबको क्लियर है तो, यस। सिद्धि 25 में कोई कमी नहीं है बेटा, कोई कमी नहीं है, सही चल रहे हैं हम लोग, डन सबका। अब आप मुझे ये बताइए कि बाईं और विस्थापन की कंडीशन हमारी बॉडी में कहाँ बनती है। हमारी बॉडी में हमने बोला दो जगह गैसों का विसरण होता है, दो जगह गैसों का विनिमय होता है। पहला होता है आपके ऊतक स्तर पे, सॉरी कूपिका स्तर पर जो प्राथमिक स्थल है, दूसरा होता है आपके ऊतक स्तर पर।
तो प्राथमिक स्थल जो कूपिका है बेटा, उस कूपिका पर किस ओर विस्थापन होगा? बाईं ओर विस्थापन होगा या दाईं ओर विस्थापन होगा? यस, कूपिका के स्तर पर भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में भी लेफ्ट ओर शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही बात है अजित। बस मुझे ये बताइए, कूपिका स्तर पर एल्वियोलाई के, यस बिल्कुल सही है, एल्वियोलाई स्तर पर यानी कि कूपिका स्तर पर जो विस्थापन होगा वो बाईं ओर होगा, क्योंकि कूपिका स्तर पर ये सारी कंडीशंस हैं। कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो हाइड्रोजन आयन कम है, हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच भी आपका बढ़ गया, और वहां पर टेम्परेचर भी कम है क्योंकि बाहर से एयर आ रही है। ठीक है, वहीं बेटा ऊतक स्तर पर क्या हो रहा है? ऊतक स्तर पर आपका दाईं ओर विस्थापन हो रहा है। ठीक है ना, ऊतक स्तर पर दाईं ओर विस्थापन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊतक स्तर पर ऑक्सीजन कम है 40, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है 45। क्यों? क्योंकि वहां पे वायवीय श्वसन हो रहा है कोशिका के अंदर, ऊतक के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ेगी तो ब्लड का पीएच भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एसिडिक हो जाएगा ना, तो ब्लड का पीएच डिक्रीज होगा। और वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर बेटा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वहां पे हीट बन रही है, तो वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है। ठीक है, यस डन। चलिए, यहां पर खत्म होता है बेटा आपका ऑक्सीजन का परिवहन। यहीं पर एक चीज हम और लिख लेते हैं, और वो ये कि प्रति 100 ml ऑक्सीजनित रक्त जो होता है, एनसीईआरटी की लाइन, प्रति 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य परिस्थिति में या सामान्य कार्यकी, जब शरीर की सामान्य कार्यकी चल रही है, सामान्य शरीर कार्यकी के दौरान, कार्यकी के दौरान 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन ऊतकों को देता है। ठीक है ना, तो हर 100 ml ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, वो लगभग 20 ml ऑक्सीजन लेकर के घूम रहा होता है, लेकिन वो नॉर्मल कंडीशंस में टिश्यूज में केवल और केवल 5 ml ऑक्सीजन देता है। बाकी वो इमरजेंसी के लिए रखता है। इमरजेंसी क्या है? एक्सरसाइज की कंडीशन में। तो लगभग एक्सरसाइज की कंडीशन में ये 15 ml तक डिलीवर कर देता है ऊतकों को, तब भी 5 ml अपने पास ही रखता है। ठीक है ना, चलो यहां पर खत्म होता है अपना ऑक्सीजन का परिवहन। अगला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन। तो कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन में हमने बोल दिया 3 तरीके से परिवहन होता है। मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ बेटा, तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती हूँ कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ऊतक से आपके ब्लड में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड 45 mm ऑफ Hg है, उसका आंशिक दाब। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब मात्र 40 mm ऑफ Hg है। तो 45 से 40 यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा हमने ये देखा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊतक, जहां पर इसका आंशिक दाब कितना है 45 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये ऊतक से कहां जाएगा बेटा? ये ऊतक से जाएगा आपके ऑक्सीजनित रक्त में। ठीक है, और क्यों जाएगा? क्योंकि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है? ये है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं मैडम, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपके ऊतक से रक्त में आता है और रक्त को भी ऑक्सीजनित बनाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या बोला, इसमें से 7% तो प्लाज्मा में चला जाता है। ठीक है, इसमें से आपका 20 से 25% जो होता है वो कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है? ये बना देता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाकी का 70% क्या करता है भाई साहब? बाकी का 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
ये जाता है आपके आरबीसीज में, ठीक है, ये भी आपके आरबीसीज में ही जा रहा है, ठीक है। और आरबीसीज में बेटा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 प्लस वाटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है बेटा, ये बनाता है H2CO3। और वापस से बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में, वापस से कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बनाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलेंगे हम इसको, इसी को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बना रहा है ये बना रहा है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब इतना ही लिख रही है तुम्हारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नहीं बता रही कि ये बाइकार्बोनेट निकल गया यहाँ से, कहाँ, प्लाज्मा में चला गया। प्लाज्मा में जब ये गया तो वहां से क्लोराइड अंदर आया, जिसको हमने बोला क्लोराइड विस्थापन या क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर फिनोमिनन, ठीक है। फिर बेटा यही आपका जो रक्त है, जो वी ऑक्सीजनित रक्त है, ये रक्त पहुंचता है कहाँ, आपके कूपिका के स्तर पर, और कूपिका के स्तर पर ये सारी रिएक्शंस उल्टी होनी शुरू हो जाती है। जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है आपके प्लाज्मा में ये वापस निकल जाती है। जो 23% के आसपास आपका हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन आ गई है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाता है। जो आपका ये हाइड्रोजन आयन है बेटा, ये हाइड्रोजन आयन भी जाकर के हीमोग्लोबिन से जुड़कर के हीमोग्लोबिनिमिक एसिड बनाता है। तभी तो आपका रक्त अम्लीय हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है तो रक्त अम्लीय हो रहा है, हीमोग्लोबिनिमिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो कूपिका के स्तर पर बेटा ये हाइड्रोजन आयन भी हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा। 97% हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है ना ऑक्सीजन, 97%। यहाँ तो 23% ये जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन आकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन आयन को धक्का देगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को धक्का देगा, हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा कूपिका में। ये बाइकार्बोनेट जो कि आपके आरबीसी से निकल के प्लाज्मा में चला गया है, ठीक है ना, जिसको हमने बोला था बदले में वहां से क्लोराइड अंदर आया था, जिसको हमने बोला था क्लोराइड विस्थापन या हैम्बर्गर फिनोमिनन। ये आपके कूपिका के स्तर पर क्लोराइड वापस प्लाज्मा में चला जाएगा, बाइकार्बोनेट वापस से अंदर आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, उल्टा क्लोराइड शिफ्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं हैल्डेन प्रभाव, ठीक है। ये होता है आपके कूपिका। ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सुमित अंबेडकर कि मैम PCO2 क्या है मैम। तो बेटा अब तो मैं बिल्कुल हार गई, पूरी साल क्लास में पढ़ा दिया, स्टार्टिंग में जब गैसों का विनिमय बताया वहां पर पढ़ा दिया, उसके बाद भी बेटा नहीं समझ में आ रहा तो हमें माफ कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया बेटा। अब यहीं पर एक चीज और आपकी एनसीईआरटी कहती है, और वो कहती है क्या, वो कहती है कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम केवल आपके आरबीसी में नहीं होता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्लाज्मा में भी उपस्थित है, प्लाज्मा में अल्प मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। समझे या नहीं। सबसे ज्यादा या मेनली बेटा ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पर पाया जाता है, मेनली पाया जाता है ये आपके आरबीसी में। होता ये बेटा आपके प्लाज्मा में भी है, लेकिन प्लाज्मा में बहुत कम मात्रा में है, मेनली ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में पाए जाते हैं। डन। बताओ कुछ दिया हुआ है, कितनी जल्दी हो गया अपना कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। लेकिन क्लास में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बोर इफेक्ट क्या होता है बिल्कुल बता देते हैं अदनान, लेकिन अगेन मैं कहूंगी बेटा वो आपके सिलेबस में नीट के लिए तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब का ऑक्सीजन वियोजन वक्र या कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब का ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन से जुड़ने पर जो असर पड़ता है उसको हम बोर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, इसी को तो बोर इफेक्ट बोलेंगे,
ठीक है ना। तो प्लीज अदनान, देखो मैं फिर आपको बोल रही हूँ, आप अच्छे बच्चे हो तभी आप ये सब मुझसे पूछ रहे हो, अदरवाइज बाकी बच्चे खुद से आंसर दे रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैडम ने क्लियर बोल दिया हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले हैं, नीट में क्वेश्चन यही से ही आएगा। ठीक है, अब छोटे छोटे से क्वेश्चंस, सॉरी छोटे छोटे से टॉपिक है इस चैप्टर से। तो हमने 2 और टॉपिक कर लिए इस चैप्टर के, कौन कौन से? सबसे पहले गैसों का विनिमय हो गया अपना, गैसों का परिवहन हो गया। अरे भैया प्रिंसी विश्वकर्मा बोल रही है मैम, क्लास में आपने 26 लिखवाया, तो मैं गलत थोड़ा ना बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ स्टैंडर्ड 25 है, ठीक है ना। हाँ, अब छोटे से टॉपिक, श्वसन का नियमन और श्वसन के विकार, विकार तो 5 मिनट का ही टॉपिक है, ठीक है मैम। भैया यहाँ फोकस कर लो, इसके बाद हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज भी लेकर के आई हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो आज 10 पीवाईक्यूज हैं। पिछली बार अपने एक कम पड़ गया था, पता नहीं कहाँ चला गया वो, एक 10 लाई थी पर वो 9 ही रह गए थे। चलो तो ये हटा दें पहले तो हम 2 स्लाइड्स। चलिए तो श्वसन का नियमन समझते हैं पहले। श्वसन का नियमन जिसको हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है बेटा वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इतना सिंपल थोड़ा ना मैंने आपको बताया, लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म का अल्टीमेटली हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन है? ब्रेन, मस्तिष्क, ठीक है। तो श्वसन का नियमन भी बेटा कौन करता है? जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग है या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आप इसको बोल दो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस पूरे श्वसन की क्रिया का नियमन आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे CNS, ये पूरी श्वसन की क्रिया का नियमन करता है, ठीक है। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग हैं, एक है आपका मेड्यूला, ठीक है, एक है आपका मेड्यूला, यही मेड्यूला आगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, और दूसरा है बेटा यहाँ पर ये पॉन्स, ठीक है। तो ये आपके मस्तिष्क के भाग हैं, एक हो गया पॉन्स और दूसरा हो गया मेड्यूला, मस्तिष्क के भाग हैं, ठीक है। मस्तिष्क में भी अगर हम बात करें तो ये आपके हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, ठीक है। पॉन्स में बेटा जो केंद्र है इसका नाम है श्वास प्रभावी केंद्र, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मेडुला में जो आपका केंद्र है ये मुख्य केंद्र है, तो मैं यहाँ पे स्टार बना रही हूं, इसे हम बोलते हैं बेटा श्वसन लय केंद्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC बोल देते हैं हम इसको इन शॉर्ट, ठीक है। ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये बेटा मुख्य केंद्र है, ठीक है, ये मुख्य केंद्र है। इसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में एक और केंद्र होता है जिसको हम बोलते हैं रसो संवेदी केंद्र। क्या बोलते हैं? रसो संवेदी केंद्र या कीमो सेंसिटिव, जो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है, कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है। ये 3 केंद्र के अलावा 2 केंद्र और हैं, ठीक है। कौन से हैं वो 2 केंद्र बेटा? ये आपका क्या हुआ? महाधमनी चाप, ये क्या हुआ? महाधमनी चाप,
ठीक है, और कैरोटिड धमनी, कैरोटिड धमनी, कैरोटिड धमनी, दो केंद्र बेटा यहां पर भी हैं, ठीक है ना, दो केंद्र आपके यहां पर भी हैं। एक है बेटा आपका कैरोटिड आर्टरी में और दूसरा है आपका एओर्टिक आर्च में, ठीक है। इनमें भी आपके दो केंद्र होते हैं। एक मिनट रुकना है ना। तो यहां पर बेटा जो दो केंद्र हैं, एक आपका एओर्टिक आर्च में, दूसरा आपका कैरोटिड धमनी में, ठीक है। 5 केंद्र यहाँ पे पहले आपको ये पता होना चाहिए। मेन कौन सा इनका मुख्य केंद्र कौन सा है आपका? श्वसन लय केंद्र, जिसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि मुख्य केंद्र है। अब यहाँ पर जो श्वास प्रभावी केंद्र है, ये श्वास प्रभावी केंद्र के पास ये क्षमता है कि ये श्वसन लय केंद्र के कार्य को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। ये आरआरसी लिख दूं मैं शॉर्ट में, ठीक है। ये जो होता है बेटा, ये आरआरसी को प्रभावित करता है जरूरत अनुसार। और ये किस तरीके से प्रभावित करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेटा अंतः श्वसन की दर को कम करता है। क्या करता है बेटा? ये अंतः श्वसन की जो दर है, या दर नहीं बोलेंगे, अवधि, टाइम, अंतः श्वसन का जो टाइम है ये उसको कम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आरआरसी जो होता है ये अंतः श्वसन की अवधि को कम करता है। ये आ चुका क्वेश्चन है नीट में, स्टार बना रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कब कम करेगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतः श्वसन की अवधि, नॉर्मली आपका ये काम कर रहा है, आरआरसी अंतः श्वसन करवा रहा है, निश्वसन करवा रहा है। इसमें भी दो सेंटर होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल सेंटर होते हैं, जो डीवा बोलते हैं हम इसको। डॉर्सल सेंटर जो होता है आपका इंस्पिरेशन करवाता है, जो वेंट्रल सेंटर होता है जो अधर भाग में होता है वो आपका एक्सिलेशन यानी कि निश्वसन कराता है। ये सब हमें नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो श्वसन लय केंद्र है बेटा, ये श्वसन के लय को बनाए रखता है, अंतः श्वसन करवाता है, निश्वसन कराता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर जो श्वास प्रभावी केंद्र है, ये श्वास प्रभावी केंद्र बेटा ये सिग्नल भेजता है कहाँ? ये श्वास प्रभावी केंद्र सिग्नल भेजता है इस आरआरसी को, और क्या करवाता है? ये अंतः श्वसन की अवधि को कम करवाता है। लेकिन कब कब होगी अंतः श्वसन की अवधि कम? जब आपके मैम मम्मी पापा वाली कहानी सुनाओ। अब कहानी सुनाने का समय थोड़ा ना है, पागल है क्या? अब बस अब कहानी, इस समय पे अगर मैंने कहानी सुनाई तो नीट में तुम्हें कहानी याद रहेगी, कंसेप्ट भूल जाओगे। कहानी सुनाने का और कंसेप्ट को डिटेल समझाने का समय होता है बेटा वहाँ। हालांकि कंसेप्ट को मैं अभी भी डिटेल समझा रही हूँ, कुछ भी इसमें मैंने इफ एंड बट नहीं रखा है या कोई भी ऐसे शॉर्टकट नहीं मारा है, पर अब कहानी नहीं सुनेंगे, अब यहाँ फोकस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बेटा जो रसो संवेदी केंद्र है, जो कुछ रसायन के लिए संवेदी है, ये कौन से रसायन के लिए संवेदी है बेटा? ये आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लिए संवेदी है, ठीक है। अगर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब और हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ेंगे रक्त में, तो ये किसको बताएंगे? श्वसन लय केंद्र को, कि भाई ऑक्सीजन कम हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है। ये जो आपके महाधमनी चाप और कैरोटिड आर्टरी के केंद्र हैं, ये भी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ा है तो उसको भांप लेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रता अगर बढ़ी है उसको भांप लेंगे। और इन सभी कंडीशंस में बेटा ये मैसेज को कहाँ पहुंचाएंगे? ये मैसेज को पहुंचाएंगे आपके रसो संवेदी केंद्र में, ठीक है। ये मैसेज को कहाँ पहुंचाएंगे? रसो संवेदी केंद्र में, सॉरी श्वसन लय केंद्र में। आपका जो रसो संवेदी केंद्र है ये भी मैसेज को कहाँ पहुंचाएगा? श्वसन लय केंद्र में। लेकिन वही बात है ना, आप अच्छाई करो कोई नहीं देखेगा, आप बुराई करो दुनिया देखेगी। तो अच्छाई क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, कोई नहीं देखेगा, ठीक है। आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई नहीं नोटिस करेगा, नंबर कम हो गए, कोई नहीं नोटिस करेगा। लेकिन अगर आप किसी लड़की के साथ घूमते दिख गए, या अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ घूमते दिख गई, पूरा समाज नोटिस करेगा,
ठीक है, तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा हो रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और सब जाकर के किसे बोलेंगे? श्वसन लय केंद्र को। भैया संभाल लो। तो श्वास प्रभावी केंद्र श्वसन लय केंद्र को क्या बोलेगा? ठीक है, अंतर श्वसन की अवधि कम कर दो, ऑक्सीजन कम कर दो। आप ऑक्सीजन कम लो चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, हाइड्रोजन आयन निकालो। समझे या नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हाइड्रोजन आयन वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस नियमन में, ठीक है, इस क्या कर दिया मैंने, ठीक है, इस नियमन में ऑक्सीजन के आंशिक दाब की भूमिका महत्वहीन है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ऑक्सीजन बढ़ रहा है या ऑक्सीजन कम हो रहा है। सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका ये हाइड्रोजन आयन बढ़ गया है। ठीक है, हमने यहीं पर क्या देखा था? हमने देखा था कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना प्राथमिक रूप से किस पर निर्भर करता है? ये प्राथमिक रूप से निर्भर करता है ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर। लेकिन जो श्वसन की क्रिया होती है बेटा, इसके नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका ना के बराबर है। ठीक है, मैम क्वेश्चंस करा दो प्लीज। सुमन बिल्कुल कराऊंगी यार, लेकर के आई हूं तो अपने लिए थोड़ा ना लाई हूं, तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। डन, यहाँ पर खत्म होता है आपका श्वसन का नियमन। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का डिसऑर्डर्स देख लेते हैं आपके श्वसन संबंधी। तो सबसे पहला रोग है बेटा आपका दमा, जिसको हम बोलते हैं अस्थमा। दूसरा रोग हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है श्वसनी शोथ, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। ठीक है, श्वसनी शोथ, इसे हम बोलेंगे ब्रोंकाइटिस। तीसरा बेटा यहाँ पर जो रोग आता है वो है आपका एम्फाइसीमा, यानी कि वात स्फीति, वात स्फीत, एम्फाइसीमा। और चौथा आपका जो रोग आता है बेटा वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? कोई बताएगा मुझे? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज, ORDs। व्यावसायिक, yes, व्यावसायिक श्वसन रोग, जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। पता नहीं किसका फोन आ रहा है। ठीक है, ये बेटा इसके साथ ही अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और थोड़ा सा हम देख लेंगे कि आपका क्वेश्चंस कुछ PYQs है ना, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, तो पहला है बेटा आपका दमा। दमा में क्या होता है आप सबको पता है, यहाँ पर श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ आ जाता है। ठीक है, श्वसनी और श्वसनिकाओं में शोथ। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो श्वसनी शोथ हिंदी में अलग दिया है, इंग्लिश में अलग नहीं दिया है। ठीक है, श्वसनी शोथ एक मतलब दमा में ही तो होता है, तो दोनों लगभग एक जैसे ही है। ठीक है ना, श्वसनी और श्वसनिकाओं में सूजन आ जाएगी, शोथ। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा ये एक एलर्जिक कंडीशन है। ठीक है, ये एक एलर्जी की कंडीशन है, ये भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। दमा में क्या होता है बेटा, आपको सांस लेने में घरघराहट, क्या बोलते हैं, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ और घरघराहट की आवाज आती है, घरघराहट की आवाज। ठीक है,
श्वसनी शोथ में क्या होगा बेटा, सेम, श्वसनी में सूजन और जलन एज पर एनसीईआरटी। वैसे तो श्वसनी शोथ दमा में ही होता है, मतलब और दमा जैसे रोगों में होता है। श्वसनी में सूजन और जलन, ठीक है, और इसमें खांसी बहुत रहती है, ठीक है, इसमें खांसी रहती है। 1 मिनट रुकना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। आवाज आ रही है, एक बार चेक कर लो। एक बच्चा था यार, बहुत रो रहा था, बात करती हूँ क्लास के बाद उससे। नेक्स्ट इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ये एक चिरकालिक रोग है। चिरकालिक मतलब लंबे समय में होने वाला। चिरकालिक यानी कि क्रोनिक डिजीज है जो लगातार बहुत लंबे समय तक चलेगी, मतलब लंबे समय तक। क्रोनिक मतलब जो एक होती है एक्यूट, 10-12 दिन में वही ठीक हो गई, एक होती है क्रोनिक जो एक बार हो गई तो चली रही है, ठीक है। और इसका कारण भी इसका क्या हो सकता है, इसका कारण हो सकता है धूम्रपान। बहुत लंबे समय तक अगर कोई धूम्रपान कर रहा हो बहुत लंबे समय से, वो इसका कारण हो सकता है। नीट में आ चुका कई बार, वैसे तो ये रोग ही बेटा कई बार आए हैं मैच दी फॉलोइंग में, लेकिन वातस्फीति तो उससे भी ज्यादा बार आया है। और क्या होता है, यहाँ पर जो कूपिका की सतह होती है, वो कूपिका की सतह में डैमेज हो जाता है, उसमें क्षति हो जाती है, जिसकी वजह से जो विनिमय की जो सतह है बेटा, जो विसरण सतह है वो कम हो जाती है, ठीक है, विसरण सतह कम हो जाती है। चलो, लास्ट है व्यवसाय संबंधी रोग, ठीक है। ये व्यवसाय संबंधी हो सकते हैं। किस तरीके के व्यवसाय से संबंधित होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कोई पत्थर घिसाई या कटाई वाले व्यवसाय में है, या कटाई में, ठीक है, या फिर जैसे कोई रुई के उद्योग में काम करता है, ठीक है। तो ऐसे जिसमें छोटे छोटे कण हमेशा, अब जैसे कोई कोयले की खदान में काम करता है, ठीक है। हाइपोक्सिया एनॉक्सिया बता दो, क्यों बता दूं मैं? हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, एनॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। क्यों बता दूं ये सब? में पढ़ना है क्या कुछ भी? लड्डू, लड्डू तुम्हारे ना डाउट्स भी बिल्कुल लड्डू जैसे हैं, नहीं बताने मुझे। चलिए, तो यहाँ पर बेटा होता क्या है कि हमने बोला कि हमारे पूरे श्वसन मार्ग में रोमिल उपकला पाई जाती है ना, उसमें छोटे छोटे रोम होते हैं। उन रोम का काम क्या होता है बेटा? उन रोम का काम होता है कि जो भी बाहरी पार्टिकल्स हमारे श्वसन मार्ग में एंटर हो रहे हैं, उन बाहरी कणों को वो वहीं फंसा ले, उनको फेफड़ों तक ना जाने दे, ठीक है ना। लेकिन कब तक वो भी लड़ेगा, है ना? कोई सैनिक कब तक ही बॉर्डर पे खड़ा हो पाएगा? सामने से गोली चलती जा रही चलती जा रही, सैनिक बंदूक लेके खड़ा है भैया, तोप लेके खड़ा है, वो मारता जा रहा मारता जा रहा मारता जा रहा, लेकिन सामने से सोल्जर्स आते ही जा रहे हैं, यहाँ वो बेचारा कम है ना। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब सामने वाले इनको मार के ऊपर से निकल जाएंगे। सेम चीज हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो जो आपके वायु आप अंतर श्वसित करते हो, उसमें बेटा जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जैसे रुई, कपास के हल्के हल्के बिल्कुल पतले पतले जो धागे होंगे, वो अंदर एंटर करेंगे। अंदर एंटर करेंगे तो पहले तो आपका जो श्वसन मार्ग में जो पूरी रोमिल उपकला है वो उसको फंसाएगी, किसी भी तरीके से उसको कूपिका तक जाने से रोकेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब ये कपास के या पत्थर के जो छोटे छोटे कण हैं जो धूल के साथ जा रहे हैं, जो धूल जैसे अंदर जा रहे हैं बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जितने भी रोमिल उपकला है वो पूरे इसी से ढक जाएंगे। तो अब बच्चा बिल्कुल प्लेन, और उस प्लेन भाग से, उस प्लेन नलिका से आपके सारे जो धूल के कण हैं, जो मिट्टी के रेशे हैं, ये सब बेटा कूपिका तक पहुंच जाएंगे। और एक बार ये कूपिका तक पहुंच गए या अंदर श्वसन मार्ग में पहुंच गए तो बेटा वहां पर ये उसको डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो ये फाइब्रोसिस कॉज कर देते हैं पूरे आपके श्वसन मार्ग में, जिसको हम बोलते हैं रेशा मेहता, ठीक है। फाइब्रोसिस कॉज कर देते हैं, पूरा रेशा मेहता कॉज करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं। ये हो गए 4 रोग। मैम मैंने नोट्स भी बना लिए हैं सपना, वेरी गुड, मजा आया? मैम हर टॉपिक पर क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल लाऊंगी बेटा, मतलब बिल्कुल लेकर आई हूँ। एक लिख रही है डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, कौन है ये? मेरी बहरूपिया।
डॉक्टर या वो लिख रही है या थम्स अप। अबे चलिए, तो एक बार थम्स अप कर दो, चैप्टर खत्म।